हाय गाइस। और आप लोग सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं एक और चैप्टर के साथ। चैप्टर 6 है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि एक उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण की बातें हो रही थीं। इन्हीं चुनौतियों में एक थी अमेरिका की शक्ति का बढ़ना। सुधार की प्रक्रियाओं और उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाला बदलाव है। संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत का जुड़ाव और सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर उसका विशेष दृष्टिकोण अपने आप में जानकारी का एक अहम विषय है। इस अध्याय का अंत उस सवाल से किया गया है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे विश्व में कोई भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी एक महाशक्ति का दबदबा हो। इस अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी चर्चा की गई है। शुरू करते हैं। अच्छा, हेडिंग है हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। बताइए भाई क्यों चाहिए। चलिए जानते हैं क्यों चाहिए। एक ओर इस तरह के कार्टून और टिप्पणियां हैं तो दूसरी ओर हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। अमूमन यूएन कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। ये संगठन उनकी नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की ज़रूरत क्यों है? आइए यहाँ ऐसे दो लोगों के विचार पढ़ते हैं जिन्हें इस संगठन के कामकाज की अंदरूनी जानकारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन मानवता को स्वर्ग पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं डेग हैमरशोल्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव। अच्छा भाई, बतकही की चौपाल, ठीक कहा आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जवान लड़ाई जाएं। क्या यह बात बेहतर नहीं है कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठा हों और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं। वनस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के कहने का मतलब है कि अगर हम ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे से हाथापाई करें, बेहतर है हाथापाई करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम बातों के ज़रिए अपनी सारी बातें कह दें, गुस्सा जाहिर कर दें। बोल देंगे तो मन हल्का हो जाएगा, कहने का ये तरीका है। ये कहते हैं शशि थरूर, संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिव। ये दो उदाहरण एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं, लेकिन वे महत्वपूर्ण ज़रूर हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। वे देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सब की बेहतर जीवन स्थितियाँ कायम हों। देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने वैर विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद्ध ठान लें। इसकी जगह वे विभेद के मसलों पर बातचीत कर सकते हैं और इसका एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। वस्तुतः अधिकांश झगड़ों और विभेदों का समाधान बिना युद्ध के ही किया जाता है, लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर कम ध्यान जाता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपने सदस्यों पर धौंस चलती हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और यह उनके मामलों के लिए जवाबदेह होता है। जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। एक बार इनका निर्माण हो जाए तो ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होते हैं। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है। कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि उनसे तभी निपटा जा सकता है
जब सभी साथ मिलकर काम करें। इसकी एक मिसाल तो बीमारी ही है। कुछ लोगों को तब भी ख़त्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को टीके लगाने में सहयोग करे। हम ग्लोबल वार्मिंग, विश्वव्यापी ताप वृद्धि और इसके प्रभावों का ही उदाहरण लें। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है। इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्र तटीय इलाके, जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल हैं, डूब जाएंगे। हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों का समाधान ढूंढ सकता है। तब भी अंततः सबसे प्रभावकारी समाधान तो यही है कि वैश्विक ताप वृद्धि को रोका जाए। इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग करना ज़रूरी है। दुर्भाग्य से सहयोग की ज़रूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग अलग बातें हैं। देश सहयोग करने की ज़रूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका हो, इस पर हमेशा इनके बीच सहमति नहीं हो सकती। सहयोग में आने वाली लागत का भार कौन कितना उठाए, सहयोग में होने वाले लाभ का आपसी बंटवारा न्यायोचित ढंग से कैसे हो, मोल तोल के बाद जो तय हो जाए उससे कोई मुकरे नहीं, और आपसी समझौते के बाद आपसी समझौते के बाद जो बातें तय हुई हों उससे कोई भी दगा न करे। इन बिंदुओं पर सभी देश हमेशा सहमत नहीं होते। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है, ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी समुचित साझेदारी होगी, लाभ का बंटवारा न्यायोचित होगा, और कोई सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाता है तो वह इस समझौते के नियम और शर्तों का पालन करेगा। शीत युद्ध के अंत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है। हम ऐसे अनुमान कर सकते हैं कि अमेरिका और उसके खेमे के देश विजेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में बहुत से लोगों और सरकारों को इस बात की चिंता सता रही है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं पर लगाम कसना संभव होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है, और क्या यह संगठन अमेरिकी सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? हम इन सवालों के उत्तर अध्याय के अंत में खोजेंगे। हेडिंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। पहले विश्व युद्ध में दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास ज़रूर किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरे विश्व युद्ध, जो 1939 से 1945 तक चला, न रोक सका। पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कई ज़्यादा लोग मारे गए और घायल हुए। लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद सन 1945 में इसे स्थापित किया गया। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई। 2 विश्व युद्धों के बीच लीग ऑफ नेशन जो नहीं कर पाया था, उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं, और अगर युद्ध छिड़ ही जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। इसके अलावा चूँकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने की है। सन 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल थे।
संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को 1 वोट हासिल है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। इनके नाम हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। एक बार फिर से सुनिए, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय से ये देश सबसे ज़्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे हैं, इसलिए इन्हें स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। उन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को संभाला। ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां भी हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर अहम सभा में भी चर्चा होती है और सुरक्षा परिषद में भी। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे WHO भी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, UNHRC, इसका शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, UNHCR। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, शॉर्ट फॉर्म है UNICEF। और नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UNESCO, यूनेस्को शामिल है। नेक्स्ट हेडिंग है शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। बदलते परिवेश में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजिमी है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है। हाल ही के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाज़ें उठीं। बहरहाल सुधारों की प्रगति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने 2 तरह के बुनियादी सुधारों का मामला है। एक तो यह कि इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए। दूसरे, इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों ही तरह के ये सुधार जरूरी हैं। देशों के बीच में सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है। इससे जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुधार परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं की इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। ख़ास तौर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देने तथा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि ये संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज़्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाएं, जबकि औरों की इच्छा है कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय तथा सीमित रखें। आइए हम दोनों ही किस्म के सुधारों पर नज़र दौड़ाएं।
इस चर्चा में हम ज़्यादा जोर ढांचागत और प्रक्रियागत सुधारों पर देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद सन 1945 में हुई थी। इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाइयाँ थीं उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ और इसके कामकाज से तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताएं झलकती थीं। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयाँ बदल गई हैं। सन 1991 से आए बदलावों में कुछ निम्नलिखित हैं, जैसा कि मैं बता रही हूँ, पॉइंट वाइज हैं। सोवियत संघ बिखर गया। अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर है। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज़्यादा सहयोगात्मक हैं। चीन बड़ी तेज़ी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी तेज़ी से इस दिशा में अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं। ये देश सोवियत संघ से आज़ाद हुए देश हैं अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी, जनसंहार, गृहयुद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणविक प्रसार, जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि, महामारी मौजूद है। ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत 1989 में हो रहा था तो विश्व के सामने सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है? जो कुछ करना ज़रूरी है, क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है? इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके, इसके लिए कौन से सुधार ज़रूरी हैं? पिछले 15 सालों से इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यावहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार, ये हेडिंग है। सुधार होने चाहिए, इस सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए का मसला कठिन है। इस पर सहमति कायम करना मुश्किल है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। वो 3 मुख्य शिकायतें क्या थीं? सुनिए। पहली, सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। दूसरी, इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। तीसरी, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव को इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनज़र 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराया जाए। मिसाल के तौर पे यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। सुझाव आए कि एक नए सदस्य को बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए। दूसरा, बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो। चौथा, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो। 5वां, ऐसे देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। लास्ट, यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। स्पष्ट है कि इन मानदंडों में से हर एक की कुछ न कुछ वैधता है। सरकारें अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कटौतियों को फ़ायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती हैं। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सहायता के लिए इच्छुक ना हो, वह फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है।
सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए, अथवा उसके पास कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए? कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे कि संयुक्त की सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके? कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या इससे बाधक है या सहायक है? अगर लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति सम्मान ही कसौटी हो तो इस मामले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे? इसके आगे सवाल यह भी है कि प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जाए। क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का यह अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र की एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए? एक प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों के बजाय क्षेत्र और उपक्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए? प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए? आर्थिक विकास को आधार बनाकर यह मसला क्यों नहीं हल किया जाए? अगर आर्थिक विकास को आधार माने तब भी कठिनाई है। विकासशील देश विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं। फिर संस्कृति का क्या करें? क्या विभिन्न संस्कृतियाँ या सभ्यताओं को ज़्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व किया जाए? कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांटकर कैसे देख सकता है, जबकि किसी एक ही राष्ट्र के भीतर विभिन्न संस्कृति धाराएं उपस्थित होती हैं? इसी से जुड़ा एक मसला सदस्यता की प्रकृति को बदलने का भी था। मिसाल के तौर पर कुछ का जोर था कि 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया निषेधाधिकार, दैट मीन्स वीटो पावर, खत्म होना चाहिए। अनेक का मानना था कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता है, अतः यह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई है। 5 स्थायी सदस्यों को मुख्य फ़ायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता स्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने की तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। हर सदस्य को 1 वोट का अधिकार होता है। बहरहाल स्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है और इस तरह वह किसी फैसले को रोक सकता है, भले ही अन्य स्थायी सदस्यों और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो। निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली, लेकिन इस बात की भी समझ बनी है कि स्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे। शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व अभी इतने आमूल चूल बदलाव के लिए तैयार न हो। इस बात का खतरा है कि वीटो न हो तो सन 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में न रहे। इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम करें और उनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में यह संगठन प्रभावकारी न रह जाए। नेक्स्ट हेडिंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है, लेकिन इसके सवाल भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए सन 2005 के सितंबर में इकट्ठे हुए।
इस अवसर पर मौजूदा स्थितियों की समीक्षा हुई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया, जो कि पॉइंट्स में बताया गया है। पहला, शांति संस्थापक आयोग का गठन। नेक्स्ट, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की स्वीकृति। नेक्स्ट, मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 के 19 जून में सक्रिय हुआ। 2006 के 19 जून से सक्रिय हुआ मानवाधिकार परिषद की स्थापना। नेक्स्ट, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति। नेक्स्ट, हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा। नेक्स्ट, एक लोकतंत्र कोष का गठन। नेक्स्ट, ट्रस्टशिप काउंसिल न्यासता परिषद को समाप्त करने पर सहमति। ये समझना कठिन नहीं है कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचदार हैं। शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए? दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे हैं। यह आयोग किस में दखल दे? हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित अथवा असंभव होगा? ठीक उसी तरह यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी? मानवाधिकार क्या है और इस बात को कौन तय करेगा कि किस स्तर का मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है? मानवाधिकार उल्लंघन की दशा में क्या कार्रवाई की जाए, इसे कौन तय करेगा? बहुत से देश अब भी विकासशील जगत का हिस्सा हैं। ऐसे में सतत विकास लक्ष्य में निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को मानक बनाना जहाँ तक व्यावहारिक है, क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा? ऐसे ही और भी सवाल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधारों पर समर्थन दिया है। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाए। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी पूर्व शर्त है। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। सुरक्षा परिषद की सदस्यता संख्या स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज़्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज़्यादा समर्थन मिलेगा। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस बना हुआ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज़्यादातर विकासशील सदस्य देश हैं। इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ेगा। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। मिसाल के तौर पे उसमें अभी भी उपेक्षा ज़्यादा विकासशील देश होने चाहिए। आश्चर्य नहीं कि भारत खुद भी पुनर्गठित
सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, दूसरा बड़ा देश है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेज़ी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया और ये कभी भी अपने भुगतान से नहीं चूका है। भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फ़ायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है। अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका प्रभाव ज़्यादा होगा। भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न सदस्य बने, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता बनाने का विरोध करते हैं। सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं, जिनके साथ भारत के संबंध दिक्कत तलब रहे हैं, बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो अधिकार स्थायी सदस्य के रूप में शामिल न किया जाए। मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं। कुछ और देश का मानना है पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों मसलन ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसका ये देश विरोध करते हैं। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को ज़रूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। इन सरकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। नेक्स्ट हेडिंग है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार से कुछ देशों की यह आशा भी बंधी रही है कि इन बदलावों में संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में, जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं है, कारगर ढंग से काम कर पाएगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? क्या ये संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो यह है कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। दूसरे, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है, यह भी एक तथ्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भूक्षेत्र में स्थित है और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक हैं। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है, अथवा अमेरिका को भी यह प्रस्ताव न जचे, तो अपने वीटो से वह उसे रोक सकता है।
अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। अमेरिका अपनी इस ताकत के बूते शेष विश्व में फूट डाल सकता है और डालता है, ताकि उसकी नीतियों का विरोध मंद पड़ जाए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं। फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है, और इस संगठन ने ऐसा किया भी है। अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। जहाँ तक शेष विश्व की बात है, तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहाँ अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। यह बात ठीक है कि वाशिंगटन के विरुद्ध देश विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता हो, और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव है। लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ही वह जगह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो, और कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायत देने की बात कहीं सोची जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। इसे पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया जाता है। इसे देखते हुए यह कल्पना करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से भी ज़्यादा लोग कैसे रहेंगे। प्रौद्योगिकी यह सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा। लोगों को और यह सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे, ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों से ज़्यादा धरातल पर मेल खाते हों। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप इसे सुनकर आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी मिली होगी, आपको पढ़ाई में हेल्प मिली होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे आप लोग को कैसा लगा है। कमेंट करने पर ही शायद मुझे पता चलेगा कि आप लोग सुन भी रहे हैं या आपको मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर आप किसी और बुक को सुनना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।